हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे क्लास 2। सो जो नए हैं वो तो पहले जाएं, इंट्रो देखें, क्लास 1 देखें, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है। लेकिन जो कंसिस्टेंट है, जो अब पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसा मैंने बताया कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने टेंडर को समझा था, उसकी कैटेगरीज को समझी थी, गुड्स, वर्क, सर्विसेज समझा था, अथॉरिटी समझी थी कि भाई टेंडर निकालने से पहले किन किन अथॉरिटी की पावर, स्टैम्प की, मोहर की जरूरत पड़ती है, हमने उन्हें समझा था। अब हम क्या करेंगे, लाइफ साइकिल कॉस्ट, वैल्यू फॉर मनी, ट्रांसपेरेंसी। अब भाई ये तीन क्या है, ये तीन क्यों समझना जरूरी है? देखो, इसको मैं इसलिए ब्रीफ में करना चाहता हूँ ना। अगेन राइटिंग पे मत जाना, मैं समझाऊंगा, कुछ भी लिखूंगा, बट अपने नोट्स लेके बैठना, पेन पेंसिल लेके बैठना, जहाँ मैं बातों पे जोर दूँ उसको लिखना, जिस भी अंडरस्टैंडिंग तुम समझ सकते हो लिखना। मैं नोट शेयर करूँगा, 10 क्लासेस के बाद मैं नोट शेयर करना शुरू कर दूँगा, तो मुझे पर्सनली ईमेल करना, तो मैं तुम्हें नोट्स भेजूँगा। मैं डायरेक्टली ऐसे डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा। आप पहले ये चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद मुझे मेल भेजोगे, फिर मैं आपको नोट्स भेजूँगा। ऐसे होगा तब मुझे आपकी भी सीरियसनेस का पता चलेगा ना। आयो भाई, ये जो चीज़ हम पढ़ने वाले ना आज, अगर तुम एक टॉप 1% के कंसल्टेंट हो ना, तो तुम्हें इन वर्डों में ना एकदम कमांड होनी चाहिए, तगड़ी कमांड होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। टेंडर की दुनिया में यही है जो काम आएगा, यही चीज़ें जो तुम, जिससे तुम पता कर पाओगे कि भैया टेंडर सेट है, घूसखोरी से चल रहा है, अंडर द टेबल चल रहा है, तो क्लास कैसे लगानी है। ये नियम है, ये नियम समझ लेना। मैं तुम्हें एग्जैक्टली जब नोट्स वगैरह भेजूंगा तो उसमें नियम के पॉइंट्स भेज दूंगा कि भाई ये कौन सा नियम, ये कौन सा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि तुम्हें पता होना चाहिए उसको अप्लाई कहाँ करना है एज अ कंसल्टेंट। चलो आ जाओ। सबसे सस्ता या सबसे अच्छा, एक ऐड आता है टीवी पे, हमने बैंगलोर सुना होगा ना, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, वो बिकता है। करेक्ट। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है जो गवर्नमेंट है हमारी, क्या वो हमेशा उसी को टेंडर देती है जो सिर्फ सस्ता माल खरीदता होगा? थिंक, क्या सरकार सिर्फ उसे ही टेंडर देती है जो सिर्फ सस्ता माल खरीदता होगा? क्या ये चांसेस हैं? नहीं, सरकार हमेशा उन्हें टेंडर नहीं देती जो सिर्फ सस्ता प्राइस दे देते हैं, जो मार्केट तोड़ने में तुले पड़ेंगे। भाई ये 10 देगा, मैं 6 दूंगा, मैं 9, फिर 8, नहीं मैं 7, नहीं मैं 6। नहीं, सरकार टेंडर का इवैल्यूएशन ऐसे नहीं होता। कई जगह L1 मैटर करता है। L1 क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। L1 जस्ट सिंपल में समझ लो, L1 का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू, टेंडर में लगाई गई सबसे लोअर बिड, ये समझ लो सभी के लिए। तो क्या सरकार हमेशा जो L1 करता है उसी को ऑर्डर देती है? हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों समझ लेंगे। लाइफ साइकिल कॉस्ट, लाइफ साइकिल कॉस्ट ये क्या चीज़ है, क्या मतलब बनता है? चलो एक एग्जांपल छोटा सा तुम्हें समझाता हूँ। घर में एसी हमारे आता है, ठीक है, हमने एसी ली और अपने घर में लगवाया। आप दुकान पे गए, आपने भेजा भैया LG की एसी, ठीक है, आपने एसी ली, जाके लगा दी। स्प्लिट एसी क्या चार्ज है? 40,000 रुपये का एसी पड़ा, मान लेते हैं, ठीक है। अब अपने आप कंडीशन को बदल के, अभी आपने 40,000 का एसी खरीदा, अब आप एसी बेच रहे हो, ठीक है। अब सरकार ने आपसे बोला कि भैया मुझे मेरे ऑफिस में एसियाँ चाहिए, मुझे मेरे ऑफिस के अंदर एसी लगा हुआ होना चाहिए, भाई मुझे ठंडक चाहिए। आपके क्लाइंट के पास एसी है, उसकी फैक्ट्री है या वो एसी बेचता है, आपने टेंडर भरा, एसी की वैल्यू कितनी है? 40,000। चलिए ठीक है, टेंडर भर दिया 40,000 रुपए का, किसी ने भर दिया 39 का, आपने भर दिया कि भाई 40 से नीचे मैं 38 में दे दूंगा, ठीक है, चलो दे दिया। अब एक बात बताओ, अब जब एसी सरकार अगर खरीद लेगी, अपने ऑफिस में लगा देगी, उसके बाद जब आपने अपने घर में एसी लगाया था, तो क्या आपके कंपनी की तरफ से सर्विस के बंदे नहीं आए थे? फिर जब उन्होंने चार्जेस बताए कि भैया कॉपर की वायर लगेगी इतनी लंबी, 3,000 रुपए की वायर लगेगी, पंखा सेट करने के लिए अलग लगेगा, सर्विस पहली है तो भैया फ्री दे देंगे। जब यही दूसरी तीसरी होने लग जाती, चौथी पांचवी तक 3,000 4,000 गैस भराओ, ये भराओ, क्या ये कॉस्टिंग नहीं है? कॉस्टिंग है ना, ये भी कॉस्टिंग। तो गवर्नमेंट भी यही सोच के टेंडर्स निकालती है। वो सिर्फ
एसी नहीं निकालेगी। एसी का जो टेंडर निकला है ना, वो सिर्फ उस पे वैल्यू नहीं देखती है। भाई अगर एसी मैं तुमसे ले रहा हूं तो मेरा मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होनी चाहिए। अब वो ये भी देखेगी कि भाई एसी का जो आगे का मेंटेनेंस है वो कितने रुपए का बन रहा है। तो अगर वो अपने टेंडर में लिख रही है एसी प्लस मेंटेनेंस ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स, और आप भैया वैल्यू दे रहे हो कि मैं तो 40,000 रुपए में दे दूंगा, भैया फिर लग जाती है क्लास। लोगों को ये पकड़ में नहीं होता। कई लोग सस्ते के चक्कर में इतना मार खा जाते हैं कि उन्होंने एसी का निकाला टेंडर, भैया ये तो 40 रुपए मार्केट में मिलता है, मैं 39 का दे दूंगा। वहां नोटिस नहीं करा कि सरकार ने लिखा है कि 2 साल की मेंटेनेंस भी उसके अंदर है। तो गवर्नमेंट कभी भी लाइफ साइकिल कॉस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देती है कि कोई भी ऐसा सामान जो एक बार लेने के बाद उसको मेंटेन करना, या उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, लिख लेना ये वर्ड को, ये आपके काम आएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, भाई खरीदने के बाद उसमें कितना मेंटेनेंस लगना है, कितना क्या करना है। गाड़ी तो खरीद ली, तेल भराना है, सर्विस करना है, साफ करना है, धुलवाना है, सारा कुछ। तो ये गवर्नमेंट हमेशा चेक करती है लाइफ साइकिल। और कभी भी टेंडर को पढ़ना, जब अगली बार से आप टेंडर को देखोगे या किसी भी टेंडर को पढ़ोगे समझोगे, तो उसमें ये चीज आप बहुत तरीके से नोटिस करके बोलोगे कि भाई अगर कोई टेंडर निकल गया है तो इसमें ऐसा नहीं होना कि भाई कार मांगी है सरकार ने और मेंटेनेंस का उसमें लिखा है, मेरा ध्यान ही नहीं गया और मैंने वैल्यू तो दे दी सिर्फ कार की। इतना ब्रीफली आपको पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर कि भाई लाइफ साइकिल कॉस्ट को भी मैटर करके चलना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बिल्डिंग सिर्फ कार के वैल्यू की हो जाए, समझ गए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपको बहुत 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 मैटर करती है। इसके एक एग्जांपल से समझ लो। मान के चलो एक एसी है, एक ए टेंडर किसी ने अप्लाई करा, 40,000 की एसी इसमें दे दी, ठीक है। इसने बोल दिया एसी, ठीक। अब एक बी बंदे ने अप्लाई करा, इसने इसको 50,000 रुपए में बेचा, वही एसी सेम, एसी प्लस 2 ईयर मेंटेनेंस, एसी प्लस 2 ईयर मेंटेनेंस 50,000 रुपए। इस बिडर ने ये चीज को ध्यान में नहीं रखा। इसने क्या एप्लीकेशन में कर दिया कि मैं तो एसी दे दूंगा बस 40,000 रुपए, मेंटेनेंस का भाई आपको देखना पड़ेगा। सरकार ने मेंटेनेंस का बोला पड़ा है, इसने मेंटेनेंस का पर चार्ज मान के चलो अलग से लगा दिया कि मैं हर मेंटेनेंस पे या जब भी करूंगा तो 5,000 रुपए लूंगा मेंटेनेंस का, और 2 साल में 4 बार मेंटेनेंस हो रही है। इसने ऐसे कर दिया। सरकार किसको ऑर्डर देगी? अभी के हिसाब से तो इसने जो टेंडर लगाया 40,000 रुपए, ये तो कम है ना अमाउंट के हिसाब से। तो सरकार को इसको टेंडर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, वो यहां टेंडर देती है एसी प्लस 2 ईयर ऑफ मेंटेनेंस। वो उस चीज को बहुत नोटिस करती है कि अगर कोई कंसल्टेंट या कोई टेंडर भर रहा है तो भाई अगर मैं कोई ऐसी चीज खरीद रहा हूं जिसमें मेंटेनेंस की जरूरत है, और अगर आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे उस चीज को रिकॉग्नाइज करवा सकते हो या उस प्रेजेंट कर सकते हो कि भाई मैं सर आपको एसी भी दूंगा और 2 साल की मेंटेनेंस भी दूंगा। और गवर्नमेंट को कई बार रिमार्क करवाना पड़ता है। मान लो आपने टेंडर भर दिया, उसने L1 को सिलेक्ट कर लिया 40,000 रुपए पे, भाई तुम्हारे पास पावर है, तुम इस वर्ड का इस्तेमाल करके सरकार से सवाल पूछ सकते हो, बोल सकते हो कि सर जब एसी आपने लिया है 40,000 रुपए में वो आपको मेंटेनेंस दे ही नहीं पाएगा, मैं आपको 50,000 रुपए मेंटेनेंस दे रहा हूं, तो सरकार आपकी बात सुनेगी भी और उस चीज पे ध्यान भी देगी। इतनी पावर है इस लाइफ साइकिल कॉस्ट के वर्ड्स के अंदर। ये लॉज है, ये चीज को समझो, ये लॉज है भाई। सरकार ये सब चीजें नोटिस करती है। टेंडर निकालने वाला बंदा तो टेंडर निकाल देता है, ये सब चीजें जब आप बताते हो तो ये सारी चीज नोटिस करते हो। इसको दिमाग में बिठा लेना कि प्रोडक्ट तभी मैटर करता है जब उसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट निकले। मतलब ये ना हो कि सिर्फ मैंने एक बार दे दिया बस हो गया, मेंटेनेंस का कोई झंझट नहीं। जैसे मैंने क्लास 1 में समझाया था कि MRI की मशीन है, डॉक्टर को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, आप वो लिखोगे तब आपकी ज्यादा वैल्यू जाके बनेगी। ये होता है लाइफ साइकिल कॉस्ट, इसे कहते हैं हम लोग लाइफ साइकिल कॉस्ट। चलो अब अगली चीज को समझते हैं, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी, ये तीनों वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोलूंगा, अगर वीडियो समझ में ना आए एक बार में तो दोबारा जरूर देखना, एक एक बारीकी से समझना। कुछ क्वेश्चन हो आप उसे पूछ सकते हो तरीके से, क्योंकि ये हर एक चीज आपको टॉप 1% का स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट बनाने में मदद करेगी, क्योंकि ये हर एक चीज आपको बाहर की साइकोलॉजी समझाएगी, गवर्नमेंट की साइकोलॉजी समझाएगी, किस बेस पे टेंडर निकाल रहा है। तो सही से डेप्थ में इसको समझना। वैल्यू फॉर मनी, जो पैसा दिया उसकी वैल्यू मिल जाए। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जो पैसा दे रहा हूं मुझे उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। सरकार अपने बायर, जो भी उसके प्रोक्योरमेंट की टीम होती है, जो भी खरीदारी करती है, वो उसको ये चीज समझाती है
कि मेरा खर्च किया एक एक पैसे की कीमत होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, मेरे खर्च किए हुए एक एक पैसे की कीमत होनी चाहिए। समझे? इस चीज पर ध्यान देना। अब क्या इसका मतलब ये कह देंगे कि सब कुछ सस्ता मिलना चाहिए, कि सर वैल्यू फॉर मनी तो ये हो ना कि सस्ते से सस्ते में चीजें खरीदो? नहीं, सस्ती से सस्ती वैल्यू का मतलब नहीं होता। हमने क्लास 1 के अंदर जो सीबीआई का हेडक्वार्टर वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने कुर्सी खरीदी 500 रुपए की, बैठते ही टूट गई, 500 रुपए मेरे वेस्ट हो गए। वही हमने जब 1000 की खरीदी, वो 3 साल तक चल रही है, 4 साल तक चल रही है, वो अच्छी चल रही है, और 500 वाली टूट जा रही है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है? बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं 3 टर्म्स बोलूं जो आपको समझने हैं, अगर आप कल को सरकार को आपके क्लाइंट के बिहाफ पे कुछ कह रहे हो कि सर मैंने ये टेंडर भरा, मेरे जो कॉम्पिटिटर ने भरा वो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं दे पाएगा जो मैं दे पाऊंगा, इसको अभी तरीके से समझना। जब आप टेंडर को समझो और बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें ना कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको याद कर लेना भाई। इफेक्टिव, फिर कह रहा हूं राइटिंग पे नहीं जाना है, अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ध्यान रहे। इफेक्टिव हो गया, एफिशिएंट, इकोनॉमिकल। भाई अगर वैल्यू ऑफ मनी को सीधे समझ में समझना है ना, तो ये 3 वर्ड्स को याद कर लेना, बाकी मैं ये भी चीज समझाऊंगा आपको। देखो, इफेक्टिव होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सरकारी कंपनी है, दफ्तर है, उसमें प्रिंटिंग का काम चल रहा है। मैंने पेपर मंगवा लिए सरकार ने। अरे भाई ये तो एक का एक है पेपर, ये पेपर एक के 2 है। तो भाई किसी ने क्या करा कि भाई ये सस्ता दे रहा है, एक के 2 वाले पेपर ले लो। गवर्नमेंट के थिंकिंग से बता रहा हूं मैं कि भाई ये बहुत सस्ता दे रहा है, एक के 2 ले लो। अब जब उसने पेपर में पैसा लगा दिया, रिजल्ट क्या? उस पेपर का आउटकम क्या निकालना था? प्रिंटिंग अच्छी होके आनी चाहिए थी, प्रिंटिंग अच्छी होके आनी चाहिए थी, इफेक्टिव होना चाहिए था, पर वो आई नहीं। तो लगाया हुआ पैसा क्या हो गया? वेस्ट हो गया। लगाया हुआ पैसा हमारा, वैल्यू फॉर मनी हमारी डूब गई, हमारा लगाया हुआ पैसा वेस्ट हो गया। सरकार इस चीज को बहुत तरीके से समझाती है कि सस्ता, हमने ये लाइन, हाँ वैल्यू फॉर मनी को बहुत अच्छे से, ये लाइन कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये लाइन एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। एज अ कंसल्टेंट तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि जब तुम्हारा कोई बिडर सिर्फ सस्ता करके टेंडर जीतता है, तो तुम गवर्नमेंट से, उस टेंडर ऑर्गेनाइजर से ऐसा कौन सा सवाल पूछोगे जब तुम अगर नोटिस करोगे कि यार इसने तो क्वालिटी ही गिरा दी, इतना सस्ता मार्केट में मिल ही नहीं सकता। लेट्स से टिश्यू का एग्जांपल ले लो कि भाई 20 रुपए का एक टॉयलेट पेपर मिलता है मार्केट के अंदर, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, रॉ मटेरियल परचेज करके बनाते हो, कोई निकल के आ जाए कहते मैं 15 का दे दूंगा, 15 का उसने प्रेजेंट कर दिया उस पर, और आपके उसने सस्ता कर दिया और टेंडर जीत गया। उस बीच में आप क्या कहोगे कि सर ये सस्ता मिल ही नहीं सकता, ये इफेक्टिव होगा ही नहीं, 15 रुपए में ये मिल ही नहीं सकता, इसका तो रॉ मटेरियल का प्राइसिंग नहीं। यू कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट, यू कैन क्वेश्चन द अथॉरिटी, दैट इज द पावर ये वैल्यू फॉर मनी आपको देता है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो, इस बिहार पे आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो। गवर्नमेंट साइकोलॉजी इसे ही कहते हैं, इसे समझना है हमें, ये हर क्वेश्चन को, हर चीज को हमें किस वे में लेके चलना है और कैसे सही करना है। एफिशिएंट, चलो अब इसका मतलब कि भाई एक गाड़ी मैंने ले ली, 2 एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस 5 लाख की पड़ी, एक 7 लाख की है। 5 लाख वाले ने सस्ती एम्बुलेंस दी तो मैंने वो ले ली। अब एम्बुलेंस का पर्पस क्या है यार? उसके पे अगर मरीज लेटा है तो उसको सही समय सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, एफिशिएंट होना चाहिए भाई, सही टाइम पे अपनी चीज को पूरा करे। वो इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए ना उसकी, भाई 1 घंटे में मरीज ए से बी तक पहुंचना चाहिए। अब वो ऐसी क्वालिटी उसके अंदर आ जाए जब वो उसमें सक्षम ही ना हो पाए। वैल्यू फॉर मनी मिली हमें? नहीं मिली। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने। और इकोनॉमिकल एट दैट, भाई ऊपर की दोनों चीजें मिलने के बाद वो प्राइसिंग भी एक थोड़ा सा अपनी कॉस्टिंग पे ही होनी चाहिए कि भाई 1 रुपए का पेपर है, 1 मिल रहा है, इफेक्टिव है, सही है, यही लेना है। अपने को फोटो फ्रेम वाला पेपर नहीं ले लेना है, इकोनॉमी के चक्कर में, क्वालिटी के झंझट में पड़ के ऐसा भी नहीं बन जाना है। अरे यार जरूरत कितनी है, 1 रुपए के एक पेपर मिलने वाले से अपना काम एफिशिएंटली चल रहा है, सही से चल रहा है, तो मैं
10 रुपए वाला पेपर नहीं लूंगा, मैं वो फोटो जिसपे फ्रेम होती है ना, मैं वो वाला पेपर नहीं लूंगा। ये चीज को मैं समझाऊंगा। ये होता है वैल्यू फॉर मनी, गवर्नमेंट ये सिखाती है। और ये हमें समझना है एज अ कंसल्टेंट कि जब हम आगे अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे तो वैल्यू फॉर मनी के बारे में। ठीक है, चलो वैल्यू फॉर मनी निकलती कैसे है? गवर्नमेंट हमेशा बायर को अपने ये सिखाती है, जो उनकी प्रोक्योर टीम होती है, कि वैल्यू फॉर मनी तुम्हें तभी मिलेगी जब जो तुम्हें चाहिए उसको तुम ब्रीफ कर सको। तुम्हें क्या चाहिए? भैया एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेपर वाले ले लो। मुझे कलर प्रिंटिंग क्लीन चाहिए, धुंधली नहीं चाहिए, बिल्कुल एक एक वर्ड मेरे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, एक पेपर पे मैं जब A4 साइज में प्रिंट करूं तो बहुत क्लियर आए, एकदम तरीके से प्रिंट होकर निकले जब मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूं तो। ठीक है, मेरी ये डिटेल है कि मुझे ये चाहिए। ठीक, अब 1 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मुझे उसका साइज वगैरह बताना पड़ेगा कि वो A4 साइज का ही होना चाहिए, उस पर इतनी वाइटनेस रहनी चाहिए, बहुत हल्का जीएसएम का पेपर ना हो कि 60-70 जीएसएम का हो जाए, वो मुझे पता होना चाहिए भाई उस लेवल की जो प्रिंटिंग है वो कितने जीएसएम या प्रोडक्ट के उसके पेपर के ऊपर आएगी, वो मेरा क्लियर होना चाहिए। सरकार ये सिखाती है अपने बायर्स को, वो ये सिखाती है कि स्पेसिफिकल को ऐसी बनाओ ना कि मार्केट के अंदर 20-30 बंदे उस चीज को दे सके। प्रमोट करती, कंपटीशन को प्रमोट करती है। अभी तुम सीखोगे आगे ना कि जैसे मैंने बताया कैसे पकड़ना है, कि साला सेटिंग हो रखी है, बायर ने टेंडर वाले से सेटिंग कर रखी है, तुम पकड़ोगे कैसे? ये आगे हम इसी तरीके से सीखेंगे। सरकार कहती है कि भाई उसको हर टेंडर में कंपटीशन चाहिए, ये दिमाग में बिठा लो। कहीं नहीं आता हो ना, जहां तुम जब टेंडर एनालिसिस करोगे, जब तुम पकड़ लोगे अरे यार ये वाले जो स्पेक्स दे रखे हैं ये तो यार मतलब इनको तो यार प्रिंटिंग के लिए चाहिए पेपर, 1-1 रुपए के एक प्रिंटिंग के लिए चाहिए, लेकिन अब ये मांग रहे हैं फोटो फ्रेम का पेपर, ये इससे तो कंपटीशन कम हो जाएगा, इससे तो इन्होंने तो किसी ऐसा लग रहा है किसी अपने को फायदा कराने के लिए स्पेसिफिकेशन दे दी। ऐसा होता है कई बार, ऐसी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी ना जो मार्केट में सिर्फ एक ही दो बंदों के पास होती है, कंपटीशन कम होता है और गवर्नमेंट उसके खिलाफ है। तुम एज अ कंसल्टेंट उस चीज को पकड़ोगे और रिप्रेजेंटेशन डालोगे, सरकार से बोलोगे, उस चीज को डालोगे कि भाई जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो हमने पढ़ा था उनको लिखोगे कि सर आपने जो मांगा है ना वो सिर्फ एक दो बंदों के पास मिल रहा है, इससे कंपटीशन बहुत कम हो रहा है, सही लोग नहीं जुड़ पाएंगे, सही लोग सही वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाएंगे, पैसा गवर्नमेंट का जो जा रहा है ना वो वेस्ट हो जाएगा, ज्यादा कंपटीशन, अच्छी प्राइसिंग, अच्छी स्पेसिफिकेशन, जब आप ये मैच कर जाओगे कि सर जो पेपर आप मांग रहे हो, जो चीज आपकी जरूरत है वो हम सब दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपके प्रोक्योर वाले ने तो इतना मांग लिया कि ऐसा लग रहा है सिर्फ एक दो बंदे दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, कंपटीशन बहुत जरूरी है सरकार के लिए। अगली चीज सरकार कहती है कि भाई तरीका क्या होना चाहिए फिर ऐसे कंपटीशन का, सोचने वाली बात है। तो भाई ये तरीका ही कहलाता है टेंडर। अब भाई टेंडर, हर टेंडर ये ध्यान रखो एक जैसे नहीं होते, बहुत तरीके के टेंडर्स होते हैं, बहुत नहीं कहूंगा मतलब होते हैं, अलग अलग तरीके के टेंडर्स होते हैं। ओपन टेंडर, लिमिटेड, स्पेशलिटी, डायरेक्ट परचेज, ग्लोबल टेंडर्स, रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब एक टाइप्स हैं जो हम आगे सीखेंगे, डेप्थ में सीखेंगे। तो सरकार बोलती है कि जो चीज लेनी है, क्या लेनी है, डिटेल में लेनी है और किस तरीके से लेनी है, वो सब बहुत डिफाइंड होना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो सके, मैक्स कंपटीशन हो सके और हमें हमारी वैल्यू फॉर मनी, पैसा भाई मैं जो लगा रहा हूँ वो मिले सिंपल वे में। ऐसा ना हो मुझे 2,000 रुपए के प्रेशर कुकर की जरूरत है जो मेरे घर के अंदर चावल बनाने के लिए इनफ है, तो मैं मार्केट में जाके 1 लाख रुपए का गोल्ड प्लेटेड नहीं खरीदूंगा, मेरे पास पैसा है तो। मेरी जरूरत पूरी होनी चाहिए, जरूरत मेरी कम नहीं होनी चाहिए, मेरी क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए, मेरी जरूरत पूरी होनी चाहिए, चावल अच्छे पकने चाहिए, मेरे लिए इनफ है, चावल कच्चे ना रह जाए, बस चावल सही से पकने चाहिए, मतलब जितनी जरूरत हो वो पूरी होनी चाहिए मेरी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, जो जरूरत हो वो पूरी होनी चाहिए। सिंपल लाइन में वैल्यू फॉर मनी को समझ लो, जितनी जरूरत वो पूरी होनी चाहिए। सवाल अगर कोई बोल दे, मान के चल लो एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक बायर ने टेंडर निकाल दिया कि हमें प्रिंटिंग मशीन चाहिए, बट जो प्रिंटिंग मशीन्स के ऊपर का जो कवर होना चाहिए ना वो सिल्वर का होना चाहिए, जो उसकी बॉडी होनी चाहिए। क्या पर्पज है इसमें? कोई मतलब नहीं बनता है, सिल्वर बॉडी का क्या करेगा, उसका एंड गोल क्या है भाई, प्रिंटर प्रिंट निकलना चाहिए ना, तो वैल्यू फॉर मनी वो नहीं है, वो पैसा भाड़ में जा रहा है। तो भाई तुम ये चीज सब समझ लोगे तो गाइडेंस सही तरीके से दे पाओगे। अब एक चीज को और समझो, ट्रांसपेरेंसी। मैं जो जो बोल रहा हूं मैं फिर बोल रहा हूं, उस चीज को नोट करते रहना,
उस चीज़ से मत रखना भाई। मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें एकदम अच्छी रेटिंग ये चीज़ में कर पाऊंगा। मैं तुम्हें बस स्किल और जानकारी दे सकता हूँ अच्छी, प्रैक्टिकल वर्ड वाली। करना तुम्हें खुद ही है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंसी के बारे में। अरे भाई क्या है ये ट्रांसपेरेंसी? पारदर्शिता, हिंदी का मतलब होता है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी सिंपल। कई बार हम अपने जब कन्वर्सेशन किसी के साथ कर रहे होते हैं तो हम लोग खुद ये वर्ड बहुत यूज करते हैं। भाई ट्रांसपेरेंट रख चीजों को, भाई खुला रख, ओपन रख चीजें, छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। भाई ट्रांसपेरेंट रखना, तुमने छुपाया क्यों मुझसे? ये वाली वर्डिंग्स आपने कई बार बात करी ना कि भाई छुपा मत मुझसे, जो बात है सच सच बता, जो बात है सच सच बता, क्या छुपा रहा है मुझे, मुझे क्लियर कर भाई, अब भी क्लियर कर मुझे, क्या बात छुपा रहा है। ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा नियम है, जो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मान लो गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को पावर दे रखी है, अलग अलग लोगों को दे रखा है कि हाँ भाई तुम इतने, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था एसओपी कि सबकी अपने डायरेक्टर की अपनी पावर, सबकी अपनी पावर, भाई तुम कितने वैल्यू तक का माल खरीद सकते हो सरकारी पोर्टल से, किसके लिए तुम टेंडर निकाल सकते हो, ये हमने पढ़ा था। तो भाई अब क्या हुआ, मान के चलो रमेश नाम के एक सर है हमारे, रमेश नाम जी के जो हमारे सर है वो एम्स में सेक्रेटरी हैं, एम्स दिल्ली में, ठीक है। तो भाई वो 1 करोड़ तक की वैल्यू एक्सपेंड कर सकते हैं। अब उनको टिश्यू पेपर की जरूरत पड़ गई एम्स के अंदर। वो क्या कर रहे हैं कि वो पहले अपने किसी जानकार को बता दे रहे हैं कि भैया सेटिंग कर लेते हैं, तुम मुझे कुछ दे देना, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारे हिसाब से लिखवा दूंगा टेंडर डॉक्यूमेंट में कि मुझे ये टिश्यू पेपर चाहिए, तुम दे देना, काम हो जाएगा, थोड़ा मुझे दे देना, थोड़ा तुम कमा लेना सरकार से। भाई ये जो सेटिंग है ना, यहीं पकड़नी है। वो आप जब एनालिसिस सीखोगे टेंडर को पढ़ना तरीके से, तो आप पकड़ लोगे कि भाई ये सेट है टेंडर या फिर नहीं है, वो तब आप पकड़ लोगे। बट अभी के हिसाब से मैं बात करूं, क्या ये गवर्नमेंट अलाउ करती है? बिल्कुल नहीं करती है। गवर्नमेंट इसके सख्त खिलाफ है। गवर्नमेंट कहती है कि सीधी चीजें ट्रांसपेरेंट, मतलब सबको साथ लेके चलो, जानकारी एक साथ फैले, सबको फैले, सबको पता हो टेंडर निकला है, सबको पता है कि ये जनरल स्पेसिफिकेशन में चाहिए। मतलब सरकार ये तक कहती है कि बायर ये तक नहीं लिख सकता कि लेट से कि भाई मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो बायर कैन नॉट राइट कि मुझे एचपी का ही लैपटॉप चाहिए, वो ये तक नहीं लिख सकता। बायर लिखेगा कि मुझे 8 GB रैम और 8 GB मेमोरी और दिस जीपीएस यूपीएस जो भी होता है वो स्पेसिफिकेशन वो लिखेगा, उस पर किसी ब्रांड को भी प्रेफर नहीं कर सकता। ब्रांड प्रेफर कर रहा है इसका मतलब तो ये होगा ना कि उसके किसी फ्रेंड के पास मान के चलो एचपी के लैपटॉप पड़े हो 100, उसने टेंडर निकाला, उसने तुरंत भर दिया भाई मेरे पे स्टॉक है, मेरा स्टॉक खाली करवा। पॉइंट है। गवर्नमेंट का कहना है कि भाई सबको सब कुछ पता चलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीजें, तुम कुछ नहीं छुपा सकते। लॉजिक ले लो एक। चलो अगर हम इस चीज को अगर देखें, लेट्स से अगर एग्जांपल मैं निकालूं, सोलर का टेंडर निकला है, ठीक है, सोलर पावर का टेंडर निकला पड़ा है, या चलो सोलर नहीं एलईडी लाइट्स का ले लो, एक स्ट्रीट है 1000 स्ट्रीट लाइट चाहिए, 1000 स्ट्रीट एलईडी लाइट्स का टेंडर जब निकल रहा है तो बायर ने क्या करा, लिख दिया कि भैया मुझे एलईडी लाइट्स चाहिए, बस इतना लिख दिया। एक जवाब में ऐसे लिख दिया कि मुझे एलईडी लाइट चाहिए, ठीक है। क्या ये टेंडर भर पाओगे? इसमें क्या कमी है? इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में सबसे बड़ा लैक क्या है? अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे 1000 स्ट्रीट एलईडी लाइट चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा क्या दिक्कत दे रही है चीज? 1000 स्ट्रीट एलईडी लाइट भैया सब्जेक्टिव जवाब है, सब्जेक्टिव है, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। इस चीज को पकड़ो, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। स्पेसिफिकेशन नहीं है तो मतलब क्या नहीं है भाई? एलईडी लाइट चाहिए 1000, इसका क्या मतलब होता है भाई? स्पेसिफिकेशन होती है उनकी, पावर होती है, इतना जलना चाहिए, इतनी साइज होनी चाहिए, इतने देर तक जलना चाहिए, ये सब उनकी पावर, वो स्पेसिफिकेशन वो नहीं है। तो फिर कैसे तुम सेलेक्ट करोगे? ऐसे अगर तुमने टेंडर भर दिया, मान लो बाय ने निकाला 1000 एलईडी लाइट चाहिए, अब 10 बंदे आए, अच्छा 1000 एलईडी मैं इतने का दे दूंगा, इतने का दे दूंगा, इतने का दे दूंगा। उसने पहले ही अपने किसी दोस्त से सेटिंग बना रखी है, उसने अप्लाई कर दिया, उसने उसका सेलेक्ट कर लिया, तुम लोग को रिजेक्ट कर दिया। अब तुम लोग को रिजेक्ट कर दो, तुम्हारे पास क्या जवाब है? ये अरे यार मेरा प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा, या मेरे को मतलब शायद कुछ दिक्कत होगी मेरे प्रोडक्ट के अंदर। नहीं,
बायर ने उसको इसलिए सेलेक्ट कर लिया, बायर ने ये छुपा के रखा कि वो किस टाइप का एलईडी ढूंढ रहा है, कितनी लाइट वाली एलईडी ढूंढ रहा है वो। और जब जब टेंडर निकला तो उसने अपने दोस्त को प्रेफर करा कि हाँ इसकी वाली स्पेसिफिकेशन की मैं ढूंढ रहा था। तो गवर्नमेंट इसलिए कहती है बायरों को कि हर चीज टेंडर में क्लियर लिखो, तुम ये नहीं लिख सकते सिर्फ एलईडी चाहिए, लिखना होगा कितनी देर जलने वाला चाहिए, कितनी लाइट वाला चाहिए, कितने फिलामेंट, कितना क्या, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन होगी वो पूरी डिटेल में लिखोगे। जब टेंडर वाले अप्लाई करेंगे, पर्पस ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो, ट्रांसपेरेंट हो, उनको पता होना चाहिए क्या है। तो कभी भी जब टेंडर डॉक्यूमेंट पढ़ो तो ये ध्यान रखना कि जो भी रिक्वायरमेंट हो वो सब्जेक्टिव में ना हो, कोई ऐसी जनरल ना हो कि मुझे 1000 एलईडी लाइट चाहिए, मुझे 100 गार्बेज बैग चाहिए, या मुझे 100 गार्बेज बैग का 100 बोल दोगे तो तुम कैसे करोगे, कुछ भी लाके थोड़ी दो, तुम बोलोगे ना कितने माइक्रोन का चाहिए, बायोडिग्रेडेबल चाहिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, सब कुछ क्लियर लिखा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। बायर तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता, और बायर ऐसा करता है तो भाई ऑडिट में उसकी क्लास तुम लगा सकते हो। ये एक कंसल्टेंट की पावर होती है। तुम टेंडर को जब पढ़ोगे ना आने वाले टाइम पे, तो तुम तुरंत बता दोगे कि इसमें कुछ चीजें छुपी हैं या कुछ चीजें किसी के लिए सेट करके बनाई है या नहीं बनाई है। ये इतनी पावर है ट्रांसपेरेंसी में। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, बायर कुछ भी तुमसे नहीं छिपा सकता, इतनी पावर है ट्रांसपेरेंसी के अंदर। तो ठीक है, इस चीज को तुम्हें अप्लाई करना। तो तीनों टर्म्स, लाइफ साइकिल कॉस्ट, वैल्यू फॉर मनी, ट्रांसपेरेंसी, ये याद कर लो। ये क्लास 2 का पार्ट ए है जो मैंने तुम्हें समझाया। नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो, मैं फिर बोलूंगा इस पे मत जाओ, मेरी राइटिंग सही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट्स करो, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स करो, और भाई सही तरीके से करो, ठीक है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उससे पहले। मान के चल लो एम्स के वही सेक्रेटरी, उन्होंने टेंडर निकाला कि भाई मुझे ऑफिस चाहिए दिल्ली में, सॉरी मुझे टिश्यू पेपर चाहिए 50 लाख का टिश्यू पेपर मुझे चाहिए। कंडीशन उसने डाल दी, लेकिन ऑफिस उसका एम्स के 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ऑफिस उसका एम्स के क्या कहते हैं 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और ये बात उसने टेंडर डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखी, ना बताई उसने। अब उसके दोस्त का ऑफिस 3 किलोमीटर के अंदर था, बाकियों ने अप्लाई करा, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन रीजन दिया कि 3 किलोमीटर के अंदर नहीं है, तो सिलेक्शन किसका कर लिया, अपने दोस्त का, और तुम लोग को तो पता ही नहीं चला। तब आप वहां पे सवाल उठाओगे। ये एक जनरल एग्जांपल है, इसको इस वे में समझना। बायर टेंडर डॉक्यूमेंट, इस पे जो जो लिखा होगा वही पत्थर की लकीर है, वही गीता है, और इस पे सब कुछ बायर को लिखना होगा। गवर्नमेंट ये कहती है भाई, फाइनेंस मिनिस्टर ऊपर से बैठ के सीधा नहीं देख लेंगे कि बायर जो परचेज कर रहा है सरकारी बंदा क्या कर रहा है। तुम सवाल उठाओगे ऑडिट में, फिर उसकी क्लास लगेगी ताकि वो सेटिंग करके ना बैठ पाए। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई उसमें क्लियर लिखा है, 3 किलोमीटर लिखा है, क्लियर है। अब उस पर सवाल भी आगे कैसे उठाने के, भाई सिर्फ 3 किलोमीटर क्यों लिखा पड़ा है, वो सब भी हम आगे समझेंगे। सो लाइफ साइकिल कॉस्ट, वैल्यू फॉर मनी, ट्रांसपेरेंसी हमने समझा। ये है क्लास 2 पार्ट ए। क्लास 2 का पार्ट बी भी आएगा, जिसके अंदर हम कुछ प्रिंसिपल समझेंगे, प्रोफेशनल प्रिंसिपल जो होते हैं लोगों के, वो हम समझेंगे। तो ये है क्लास 2 पार्ट ए, ठीक है। चलो